नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल CNC इन्फोटेक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 का पार्ट 2। तो चैप्टर 7 के पार्ट 2 की पहला टॉपिक है वो है भामाशाह स्कीम। भामाशाह स्कीम को साल 2008 में राजस्थान सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हेतु इसे लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य फाइनेंशियल इंक्लूजन, महिला सशक्तिकरण मतलब वुमेन्स एम्पावरमेंट और इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी के लिए इसको बनाया गया था। यह लाभार्थियों को नकद व गैर नकद लाभों को डायरेक्टली स्थानांतरित करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो भामाशाह कार्ड के एनरोलमेंट करने के दो तरीके, ऑफलाइन माध्यम एंड ऑनलाइन माध्यम के लिए आप कहां से करोगे। अगर आप शहरी क्षेत्रों में रह रहे हो तो आपको वार्ड में जाके करना पड़ेगा, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हो तो आपको ग्राम पंचायत में जाके करना पड़ेगा, और ऑनलाइन माध्यम के लिए आपको ई मित्र के थ्रू आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि भामाशाह कार्ड के थ्रू आप कौन कौन सी सेवाओं के लिए अनुरोध कर सकते हो। उनमें से निम्नलिखित सेवाएं है। परिवार में अगर नया जन्म हो, परिवार में किसी व्यक्ति का विवाह हो, परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो, पते में बदलाव करना हो, किसी भी जानकारी में चेंजेज, जैसे बैंक अकाउंट में अगर आपको चेंज करना है तब भी आप भामाशाह कार्ड के थ्रू कर सकते हो। नामांकन के समय में दी गई जानकारी में सुधार करवाना चाहते हो तो वो भी चीज़ आप भामाशाह कार्ड के थ्रू कर सकते हो। अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो आप कैसे नामांकन करोगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नामांकन करने के लिए आपको एक फॉर्म प्रदान किया जाएगा। उस फॉर्म में कुछ ज़रूरी जानकारी होगी, उनको आपको सबमिट करनी है, और उस फॉर्म को आपको सबमिट करना पड़ेगा जहां पर भी आपके लोकल एरिया में ग्राम पंचायत है तो आप वहां पे जाके सबमिट कर सकते। और अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो आपको वार्ड में जाके उस फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। तो ये था आधारधारित निवासियों का नामांकन का प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि भामाशाह कार्ड कितने तरीके के होते हैं। भामाशाह कार्ड दो तरीके के होते हैं, एक पारिवारिक कार्ड होता है और दूसरे वाला होता है इंडिविजुअल कार्ड। तो पारिवारिक कार्ड में राज्य सरकार द्वारा परिवार की महिला मुखिया के लिए निःशुल्क जारी किया जाता है, और इसमें पूरे परिवार के बारे में आवश्यक जानकारी दी जाती है। भामाशाह कार्ड UID बनाने के द्वारा अंकित की गई बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करता है ताकि वो आपके बैंक अकाउंट तक लिंक हो सके। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल कार्ड के बारे में। इंडिविजुअल कार्ड किसी भी इंसान का एक मामूली शुल्क भुगतान करने के बाद में आपको भामाशाह कार्ड प्राप्त कर दिया जाता है, और यह कार्ड पहचान पत्र होने के साथ साथ व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा दिए गए अधिकारों की पात्रता दर्शाता है, जैसे पेंशनभोगी आदि। तो भामाशाह कार्ड को बनाने का मुख्य उद्देश्य कौन सा था? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके तहत लाभकारी के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली भुगतान कर दिया जाता था। तो इसे ही हम बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इसके अंदर कौन कौन से लाभ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ऐसे परिवार जो कि मल्टीपल सोर्सेज और कई रूपों में बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं, उन सबको एक साथ में कंसोलिडेट करने के लिए इसका यूज किया। दूसरा था आधुनिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी व्यवस्था को अपनाना, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको अपनाने के लिए इसका यूज किया गया था। तीसरा है सरकार में कार्यनीति बनाने के लिए शासन के सभी स्तरों पर डेटा का वास्तविक समय में उपलब्धता, जैसे रियल टाइम डेटा अवेलेबिलिटी। तो अगर हमें रियल टाइम में डेटा चाहिए था, गवर्नमेंट को रियल टाइम में डेटा चाहिए था, इसके लिए भी इसको बनाया गया था। तो चौथा था कल्याणकारी विकास योजनाओं के लिए धन को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना। तो पांचवा था नकद या चेक लेने से अधिक सुरक्षित और आसान तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किया जाएगा, वो है तेज भुगतान, फास्टर पेमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किया जाता है। तो हमारा अगला टॉपिक है वो है राजस्थान संपर्क। तो राजस्थान संपर्क एक ई गवर्नेंस का इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। इसको इनोवेटिव इसलिए बोला गया क्योंकि नागरिकों के लिए इसमें शिकायत करने का एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था को प्रदान करने के लिए इसको बनाया गया था। यह एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसके अंदर नागरिक कॉल सेंटर या वेब पोर्टल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। यह एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है जिसके अंदर ऑटोमेटिक तरीके से आपकी शिकायत का निवारण किया जाएगा। तो इसको 5 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसके अंदर पहला चरण है वो है रजिस्ट्रेशन, सेकंड चरण है मॉडरेशन, थर्ड चरण है वो है एलोकेशन, फोर्थ है डिस्पोजल एंड फिफ्थ है वेरिफिकेशन। तो हम पहले के बारे में बात करते हैं वो है रजिस्ट्रेशन, कि अगर आपको शिकायत दर्ज करनी है तो आप कैसे रजिस्टर करोगे। तो रजिस्टर करने के लिए आपको राजस्थान संपर्क की मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हो, दूसरा है वेब पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हो, तीसरा है ई मित्र कियोस्क सिस्टम, ई मित्र से भी आप जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो, और फोर्थ वन है वो है IT सेंटर एट वेरियस ऑफिस, और पांचवा और आखिरी माध्यम है वो है कॉल सेंटर। कॉल सेंटर के माध्यम से भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। तो जैसे आपने अपनी शिकायत दर्ज कर दी तो उसके बाद में दूसरे वाले प्रोसेस पे जाते हैं
तो अब हम बात करते हैं मॉडरेशन के बारे में। मॉडरेशन में क्या होगा कि अगर आपने शिकायत दर्ज कर दी है तो उस शिकायत का संपूर्ण विवरण की जांच होती है। इसकी कुछ विशेषता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। शिकायत की स्वीकार्यता पता लगाना, और शिकायत अगर स्वीकार करने योग्य है तो उसे पुनः जांच करके सत्यापित करना। और इसकी तीसरी विशेषता है वो है अगर शिकायत गलत विभाग के लिए प्रेषित की गई है तो उसको सही करना, मतलब सही विभाग में इसको ट्रांसफर करना। तो इसकी चौथी विशेषता है वो है शिकायत से संबंधित पुराने रिकॉर्ड की पहचान करना। अगर आपने शिकायत की है तो उसके पुराने डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड भी देखा जाएगा। और इसकी अगली विशेषता है प्राथमिकता तय करना और पृथक्करण करना, मतलब अगर आपकी शिकायत प्रायोरिटी बेसिस पे है तो आपको पहले प्रायोरिटी पे आपकी शिकायत को रखा जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण एलोकेशन के साइड में। इस प्रक्रिया में मॉडरेटर शिकायत निवारण करने के लिए शिकायत संबंधित अधिकारी को आवंटन करता है, मतलब आपकी जो शिकायत है वो एक अधिकारी तक पहुंच जाती है। केवल हायर अधिकारियों के द्वारा ही आपकी उस शिकायत को दिखाया जाएगा। और इस मॉड्यूल की कौन कौन सी विशेषता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लंबित शिकायतों का निर्धारण करने के लिए अलग अलग इनबॉक्स की सुविधा है कि आपकी जो शिकायत है वो आपके कौन से डिपार्टमेंट की है, उनको एक अलग अलग इनबॉक्स में रखा जाएगा। इसकी अगली विशेषता है वो है विभाग के एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को शिकायत को ट्रांसफर करना। तो अब हम बढ़ते हैं इसके अगले चरण डिस्पोजल की साइड में। डिस्पोजल में क्या होता है कि जो कंप्लेंट द्वारा मांगी गई रिलीफ के आधार पर अंतिम डिस्पोजल को राहत या अस्वीकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब मामले में अंतिम डिस्पोजल प्रदान नहीं किया जाता तो मामले की योग्यता के आधार पर शिकायत को दुविधा या आंशिक कार्यवाही श्रेणी के तहत रखा जाता है। इस शिकायतों को अंतिम डिस्पोजल श्रेणी में नहीं माना जाता। वेरिफिकेशन के अंदर अगर आपकी शिकायत को दोबारा से जांच किया जाएगा और अगर वो सही होती है तो आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, वो है ईपीडीएस, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यह एक ई सार्वजनिक प्रणाली के हेतु खाद्य की कमी से निपटने के लिए विकसित की गई थी। इसके द्वारा समाज के गरीब लोगों को सस्ती कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। और ईपीडीएस में केंद्र व राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत तो गरीबी उन्मूलन के लिए किए गए कार्यों का एक अहम हिस्सा है ईपीडीएस खाद्य। तो ईपीडीएस भारत में खाद्य सुरक्षा नेटवर्क बनाने के लिए एक बड़े और जटिल नेटवर्क के रूप में विकसित हुआ है। तो अब हम बात करते हैं हाउ टू अवेल बेनिफिट। अगर आपको ये सुविधा प्राप्त करनी है तो आप कैसे प्राप्त करोगे। राज्य के एक व्यापक प्रक्रिया माध्यम से बीपीएल के परिवारों की पहचान की जाती है, जिसमें एपीएल परिवारों की पहचान नहीं करती है क्योंकि बीपीएल वालों को ये सुविधा प्राप्त होती है। तो इस लाभ के तहत मिलने वाली कौन कौन सी वस्तुएं है वो है गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, ये सारी चीजें इस लाभ के तहत मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे अगला टॉपिक फेयर प्राइस शॉप। राशन की दुकानें, उचित मूल्य की दुकानों को ही फेयर प्राइस शॉप कहा जाता है। तो राज्य सरकार क्या करती है, फेयर प्राइस शॉप को राज्य सरकार क्या करती है, जो फेयर प्राइस शॉप है उनको नॉर्मल कीमत से बहुत कम कीमत में उनको अनाज बेचने को लाइसेंस प्रदान करती है। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, वो है गरीब लोगों के लिए राशन कार्ड जारी करना, कि गरीब लोगों के लिए राशन कार्ड कैसे जारी किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि राशन कार्ड के लिए आपको अप्लाई कैसे करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए आप दो माध्यम से कर सकते हो, सीएससी केंद्र से भी कर सकते हो, दूसरा ई मित्र से भी कर सकते हो। तो होगा क्या कि आपको एक फॉर्म मिलेगा, जैसे imiत्र.gov.in से आप एक फॉर्म डाउनलोड करोगे, उस फॉर्म में आवश्यक जानकारी आप भर दोगे और आवश्यक जानकारी के साथ में आपको क्या क्या प्रूफ जमा करवाने पड़ेंगे उन प्रूफ के बारे में हम बात कर लेते हैं। मतदाता पहचान पत्र, जो आपका वोटिंग कार्ड है ना, उस वोटिंग कार्ड का एक फोटो भी आपको वहां पे लगेगा। उसके बाद में आपका होगा एक 2 रुपए का टिकट, जो कि अदालत शुल्क टिकट होता है। उसके बाद में आप जहां पर रह रहे हो वो रेजिडेंशियल प्रूफ भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। आप जैसे वो सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा देते हो तो उसको बाद में आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी जाएगी और उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे राशन कार्ड के बारे में उल्लेखन किया गया होगा। तो वो चीज आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको अपने पास में रखनी है, जिसके बाद में आपको राशन कार्ड के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। अपडेट आपको उसी एक्नॉलेजमेंट स्लिप के द्वारा मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक राजधारा के बारे में। राजधारा क्या है, एक जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके अंदर ओपन जियो स्पेशियल कंसोर्टियम के तहत इसको बनाया गया था, जिसमें क्या होता है कि आपके जो जियोग्राफिकल जो डेटा है उसको एक अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। यह एक वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, वो है हमारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य क्या था, आईपीडी के तहत रोगियों को नकद कैशलेस सुविधा प्रदान करने के लिए इसको बनाया गया था।
तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, वो है भामाशाह रोजगार सृजन योजना। राजस्थान सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए इस योजना को बनाया गया था ताकि वो आत्मनिर्भर बने, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को एक लोन प्रदान किया जाता है जिसको बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट पे इसका चुकाना होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। CNC इन्फोटेक आपके हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता है।